हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी को कवर किया जा रहा है, जिसमें अभी तक इसके 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं। जिसमें आपके लेक्चर फर्स्ट के अंतर्गत संविधान की भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, विदेशी स्रोत को पढ़ा। लेक्चर दूसरे के अंतर्गत आपकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की कार्यप्रणाली, संविधान की समितियाँ, संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा गया। जो लेक्चर 3 कंप्लीट किया उसमें संविधान की प्रस्तावना, फिर आर्टिकल 1 से लेकर आपके 51 तक के जितने भी मौलिक कर्तव्यों तक के आर्टिकल हैं उन सभी को कवर किया। आपके फोर्थ जो लेक्चर रहा वो उसके अंतर्गत आपकी भाग 5 को कवर किया, जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत आपकी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सरकारी कार्य संचालन के संदर्भ में, अध्याय 2 के अंतर्गत संसद में, 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, 5वें में संघ की का न्यायपालिका शक्तियाँ और 6ठे में इसके अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये प्रमुख था जो भाग 5 के अंतर्गत रहा है, जिसमें लेक्चर 4 के अंतर्गत कवर किया। अब आज जो हमारा टॉपिक है भाग 6 के अंतर्गत लेक्चर 5 है, जिसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक को कवर करता है। जिसमें अध्याय 1 के अंतर्गत परिभाषा दी गई है जो कि अनुच्छेद 152 में है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है जो कि अनुच्छेद 153 से 167 है। राज्यपाल जिसमें 152, 153 से 162 में आते हैं। मंत्रिपरिषद 163, 64, राज्य का महाधिवक्ता 165 और सरकारी कार्य संचालन 166 से 167 के अंतर्गत आते हैं। राज्य का विधानमंडल 168 से 212, राज्य की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 213, राज्यों के उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 232 और अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237 तक आते हैं। तो ये भाग भारतीय संविधान का भाग 6 है। भाग 6 के अंतर्गत ये प्रमुख टॉपिक है। इन सभी को आज की क्लास के अंतर्गत कवर किया जाएगा। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक नहीं देखे हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी की प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप और भी जितने भी लेक्चर ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं उनको जाके देख सकते हैं। चलिए तो हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो राज्यपाल जो एक तरीके से, इस तरीके से राज्यपाल की व्यवस्था है जिस तरीके से केंद्र में राष्ट्रपति की व्यवस्था होती है उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल होते हैं। और इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। भारतीय संविधान में जो राज्य में सरकार की जिस तरीके से कल्पना की जाती है उसी तरीके से केंद्र में भी कल्पना की जाती है। जैसे कि केंद्र राज्य में आपकी राज्यसभा राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद को मिलकर विधान मंडल बना होता है, उसी तरीके से संसद जो होती है वह आपकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। जिस तरीके से वो केंद्र में कार्य करती है उसी तरीके से राज्यों में राज्य के स्तर पर कार्य करती है। बट केंद्र में जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो होता है राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार वह दोहरी भूमिका निभाता है। पहला तो ये राज्यों में वह कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रति वह दोहरी मतलब कि एक प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है, वो जो दोहरी भूमिका के तौर पर निभाता है। राज्यपाल जो है वह राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। मूल संविधान में एक व्यवस्था थी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और अनुच्छेद 153 के अनुसार आपका उस संविधान में दिया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और बाद में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के बाद एक परंतु जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल रहते हैं। जैसा कि अभी आप देखते होंगे कि एक जैसे मध्य प्रदेश के कोई राज्यपाल हैं तो वो उत्तर प्रदेश का भी कार्यभार संभाल सकते हैं और आपके एक और स्टेट का भी कार्यकाल संभाल सकते हैं, और ऐसी स्थिति आमतः देखी जाती है। तो जब आपका संविधान बना हुआ था तब उस टाइम पे तो ये प्रावधान था कि राज्य का राज्यपाल वही होगा, मतलब एक ही होगा। लेकिन जब 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ जिसमें प्रावधान किया गया कि राज्य एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। अब आता है इसके अंतर्गत कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति को एक तरीके से देखा जाए तो यह जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता है, बल्कि राज्यपाल को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और राष्ट्रपति की तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका चुनाव, उसकी नियुक्ति और राष्ट्रपति की मोहर लगी आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, नियुक्ति के लिए अर्हताओं के संदर्भ में देखा जाए तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और अनर्हताओं के संदर्भ में देखा जाए तो वह उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्यपाल का पद आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करता है। मतलब कि जो व्यक्ति
राज्यपाल का पद धारण किए रहता है वह कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता है। तो कौन कौन सी अर्हताएं हैं? पहली तो ये कि उसे भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उस व्यक्ति को संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का पद आसीन व्यक्ति लाभ का पद धारण नहीं करता हो तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है पदावधि के बारे में कि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, जिसमें 3 बातें बताई गई हैं। पहली तो आती है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। दूसरी आती है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र पर अपना हस्ताक्षर अपना पद छोड़ सकता है। उपयुक्त दोनों उपबंधों के अधीन रहते हुए वह 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है तो इसके अंतर्गत आता है। अंत में यह भी कहा गया है कि वह अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी रहता है, तब तक बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में आता है। अब आता है राज्यपाल के वेतन, सुविधाएं एवं विशेष अधिकार जो कि अनुच्छेद 158 के अंतर्गत आती हैं। राज्यपाल को वह वेतन, भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। संसद जो निर्धारित करती है वही राज्यपाल को वेतन भत्ते मिलते हैं। राज्यपाल को वर्तमान में प्रतिमाह 3,50,000 के वेतन प्राप्त होते हैं और अगर किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्य राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उनके वेतन भत्तों का खर्च वहन करेंगे। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में, जैसा कि अभी पहले जब आपका मतलब संविधान बना था तब एक ही राज्य का एक राज्यपाल का प्रावधान था, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ तब कोई एक ही व्यक्ति भी मतलब एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। अब उसमें ये प्रश्न आता है कि आप मतलब कि उनके वेतन को उस टाइम पे डबल हो जाती है, जैसे अगर वो 2 जगह की कार्य में कर रहे हैं तो उनके वेतन डबल हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये है कि जब वो 2 या 2 से अधिक राज्यों के जब राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं तो उनका जो वेतन होता है वह राष्ट्रपति के अनुसार उसके वेतन एवं खर्च का वहन करेंगे, मतलब कि जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार उनका वेतन भत्ते होंगे। तो इस तरीके से इनके संदर्भ में आता है। अब आता है कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देखा जाए तो राज्य के स्तर पर राज्यपाल की सक्रिय कार्य प्रायः वही है जो केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति के होते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि राष्ट्रपति के पास सैन्य, आपात और राजनयिक शक्तियाँ भी हैं जबकि राज्यपाल के पास नहीं है। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके पास आपकी कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ और राजनयिक यानी कि कूटनीतिक शक्तियाँ होती हैं। लेकिन राज्यपाल ऐसे ही होते हैं कि उनके पास ना आपकी सैन्य शक्तियाँ होती हैं, ना आपात संबंधी शक्तियाँ होती हैं, ना ही कूटनीतिक या राजनयिक शक्तियाँ होती हैं। राज्यपाल के पास ये 4 शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। चलिए तो एक एक करके प्रत्येक शक्तियों के बारे में देखेंगे। और भी अन्य शक्तियाँ जैसे कि आपके अध्यादेश जारी करने की शक्ति, संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य के अंतर्गत पहले आती है कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के बारे में बात की जाए तो राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्यपाल जो होता है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 4 राज्यों में आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा आते हैं और राज्यों के राज्यपाल को विशेष उत्तरदायित्व दिया गया है और वे अपने जनजातियों के कल्याण के हेतु एक मंत्री की नियुक्ति करेंगे और जनजातियों के कल्याण के साथ साथ अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य को संभाल लेंगे। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है और उसका वेतन निर्धारित करता है जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य का महाधिवक्ता अपना पद धारण करता है तो इसके अंतर्गत आता है। वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित विधान के संबंध में जानकारी भी मांग सकता है और अगर किसी विषय पर संबंधित विषय ने निर्णय ले लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस विषय पर मंत्रिपरिषद को समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करे। तो इसके अंतर्गत होता है। विधायी शक्तियों के बारे में बात की जाए तो राज्य के विधानमंडल द्विसदनीय है। राज्यपाल विधान परिषद को उसके कुल सदस्यों की 1/6 भाग को मनोनीत कर सकता है और ये सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार, आंदोलन और समाज सेवा में से किसी एक या इन्हीं विषयों पर विशेष ज्ञान और अनुभव प्राप्त हो तो उन्हीं को वह राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, राज्यपाल मनोनीत कर सकता है।
अब आता है कि अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्यपाल के लिए प्रावधान दिया गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय की विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने पर एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो ये राज्यपाल के संदर्भ में प्रावधान है। राज्यपाल जो होते हैं वह विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य को सत्र को आहूत भी करते हैं, सत्रावसान करते हैं और विधानसभा के विघटन करने की शक्तियाँ भी राज्यपाल के पास होती हैं। राज्यपाल को विधानसभा के प्रथम सत्र में भाग लेने या आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ तथा संयुक्त अधिवेशन के समक्ष अभिभाषण करता है और इसमें राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी भी विधेयक के संबंध में या किसी अन्य विषय के संदर्भ में विधानमंडल के सदन या सदनों को संदेश भेज सकता है और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की निर्भरता निर्वाचन आयोग की तरह सलाह को विनिश्चय करता है और इसका विनिश्चय अंतिम होगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक या अधिनियम तब बनता है जब राज्यपाल उसे अनुमति देता है। तो ये राज्यपाल के वित्तीय विधायी शक्तियों के संदर्भ में। अब आती है राज्यपाल की वीटो शक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि साधारण विधेयकों के संबंध में कि राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। पहला तो विकल्प आता है कि वह विधेयक की स्वीकृति देने की घोषणा कर सकता है। दूसरा आता है कि वह विधेयक पर स्वीकृति रोकने की घोषणा करता है, जैसे कि आतंकिक वीटो। और वह विधेयक जो अपनी सिफारिशों के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और यदि विधानमंडल उस विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ या उनकी पुनः पारित कर देता है तो राज्यपाल उसे स्वीकृति देनी पड़ती है। तो ये निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत आता है। और राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है और इसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। तो ये जेबी वीटो के अंतर्गत आता है। तो ये राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियाँ होती हैं उनके संदर्भ में पहली कौन सी, आतंकिक वीटो के उसमें स्वीकृति करने पर कोई विधेयक को वह घोषणा कर सकता है। दूसरा आता है कि इसमें वह अपनी सिफारिश के साथ विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो वह निलंबनकारी वीटो में आएगा। और ये सभी अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ही हैं और इसमें जेबी वीटो में के अंतर्गत है कि वह किसी भी विधेयक को अब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है धन विधेयकों के संबंध में। धन विधेयक के संदर्भ में बात की जाए तो धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में पेश किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत विधेयक की स्वीकृति देने पर घोषणा कर सकता है, जिससे वह अधिनियम बन जाता है। और प्रायः वह स्वीकृति ही देता है क्योंकि विधानसभा में धन विधेयक के पेश किए जाने से पहले और उसकी पूर्व सहमति ही ली जा सकती है। अब आती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कि संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत यदि राज्य की विधानसभा में यदि विधानमंडल में 2 सदन है तो दोनों या कोई सदस्य सत्र में नहीं है तो राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक होता है, तो वह अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के विधानमंडल के पास होती है और इस अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। अध्यादेश के निरंतर जीवित रहने के लिए जरूरी है कि राज्य की विधानमंडल नया सत्र शुरू होने की 6 माह की अवधि पूरी होने के पहले उसके अनुमोदन को संकल्प पारित कर देती है और राज्यपाल जब चाहे अध्यादेश को वापस भी ले सकती है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में कि वह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य की विधानसभा और विधानमंडल दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट रखा जाएगा। राज्यपाल किसी अचानक उत्पन्न हुए खर्च का प्रबंधन करने के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम धनराशि ले सकता है और वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। तो ये राज्यपाल के समक्ष कार्य होते हैं और राज्यपाल हर 5 वर्ष के बाद अपने राज्य की पंचायती राज्य संस्थानों में वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, तो वह राज्यपाल के संदर्भ में आता है। अब आता है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है कि राज्यपाल को कुछ दंडों, दंडादेशों को क्षमा और निलंबित करने या परिवर्तित करने की शक्ति दी गई है। यह शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति के ही समाधान होती है। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों में ध्यान दिया जाए तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के संदर्भ में सिर्फ 3 ही अंतर होते हैं। राष्ट्रपति जो होता है वह केंद्रीय विधियों के मामले में, जबकि राज्य जो होते हैं वह राज्य विधियों के मामले में क्षमा कर सकते हैं। तो यह क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में। मृत्युदंड के बारे में बात की जाए तो मृत्युदंड को माफ़ करने के लिए राष्ट्रपति के पास अनन्य अधिकार होते हैं, चाहे वह केंद्रीय विधि के तहत हो या राज्य विधि के तहत। लेकिन राज्यपाल के पास मृत्युदंड के मामले में सीमित शक्ति दी गई है कि वह अधिक से अधिक उसे स्थगित कर सकता है, फिर विलंबित कर सकता है या लघुकृत कर सकता है। तो ये मृत्युदंड के संदर्भ में है। अब आता है कि राज्यपाल को सैन्य न्यायालय द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति की कुछ मदद नहीं कर सकता है, जबकि राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है और माफ़ कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति के संदर्भ में इसके प्रयोग भी इन शक्तियों के संदर्भ में आता है।
अब आती है आपात शक्तियों के संदर्भ में एक कंपैरिजन को देखा जाए तो राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाता है कि उसके राज्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह राष्ट्रपति को इस आशय की रिपोर्ट भेज सकता है कि राष्ट्रपति यदि उचित समझे तो इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य के अनुच्छेद 356 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी घोषणा हालांकि राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी कर सकता है। विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में देखा जाए तो इसके अंतर्गत आती है कि राष्ट्रपति के विचाराधीन किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, अतिरिक्त प्रभार की स्थिति में पड़ोसी के अनुशासित राज्यों के प्रशासक के रूप में कार्य करने की शक्ति होना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यपाल द्वारा खनिज उत्पादन की रॉयल्टी के रूप में जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारण करना होता है। इन सब में विवेकाधीन शक्तियों में जैसे विधानसभा चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में कार्यकाल के दौरान अचानक मुख्यमंत्री का निधन हो जाने पर और उसका निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में संबंधित होता है। और राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल न करने पर मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी के मामले में और मंत्रिपरिषद के अल्पमत में आने पर राज्य की विधानसभा को विघटित करना होता है तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख राज्यपाल के संदर्भ में आता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंतर्गत आता है मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बाद में बात की जाए तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में आता है कि अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में बताया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। और मुख्यमंत्री के पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है जो विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य न हो। अनुच्छेद 164 के क्लॉज 4 के अंतर्गत उपबंधों के तहत ऐसी नियुक्ति 6 माह के लिए वैध होती है। दायित्व के अंतर्गत आता है कि अनुच्छेद 167 के क्लॉज का के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है कि वह राज्य सरकार के प्रशासन से संबंधित सभी निर्णयों और प्रस्तावों तय कानूनों की जानकारी राज्यपाल को प्रेषित करे। और अनुच्छेद 167 के खा के अंतर्गत कहा गया है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा प्रशासन के संबंध में मांगी गई जानकारी प्रेषित करता है। और 167 के गा के अंतर्गत कहा गया है कि मुख्यमंत्री का भी किसी भी मंत्री के निर्णय में मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने का कर्तव्य होगा और वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और वह विधानमंडल के समक्ष सरकार की नीतियां भी प्रस्तावित करता है। वह राज्यपाल को विधानमंडल के विभिन्न सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान की सलाह भी देता है और विधानसभा के विघटन करने से संबंधित निर्णय भी करता है। और सामान्य स्थितियों में राज्यपाल को यह सलाह माननी होती है कि यदि मंत्रिपरिषद को विधानसभा का विश्वास हासिल ना हो तो राज्यपाल को यह सिफारिश करने से मना कर सकता है। तो ये मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में होता है। कार्यकाल के बारे में बात की जाए तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। यह ब्रिटिश प्रणाली के अनुसरण करते हुए मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम उतना ही हो सकता है जितना कि विधानसभा का कार्यकाल होता है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्य स्थितियों में देखा जाए तो 5 वर्ष का होता है और यदि संसद अनुच्छेद 172 के उपबंधों के अनुसार विधानसभा की अवधि को बढ़ा देती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी बढ़ जाता है। अब आता है नेक्स्ट राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। जिस तरीके से केंद्र की मंत्रिपरिषद के बारे में देखा इसी तरीके से राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया और अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में स्पष्टता कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। और अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 में कहा गया है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों के जनजातीय कल्याण के लिए एक मंत्री होगा। अनुच्छेद 164 के क्लॉज 2 में मंत्रिपरिषद का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह विधानसभा के प्रति बताया गया। तो चलिए जानते हैं इनके व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में कि राज्य जिस तरीके से केंद्र में व्यक्तिगत और सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं उसी तरीके से राज्यों में भी होते हैं। बट राज्यों में किस तरीके के दायित्व होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो राज्यों में जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है वह अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के तहत निहित किया गया, जिसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। और इसका तात्पर्य होता है कि मंत्री सामूहिक रूप से भली विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो लेकिन वे व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालिका के प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर उत्तरदायी होते हैं। यदि मुख्यमंत्री को किसी मंत्री के आचरण के आकार के प्रति असंतोष हो जाए तो वह इस्तीफा मांग सकता है और यदि वह मंत्री इस्तीफा देने में आनाकानी करता है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह देकर उसे पद से हटवा सकता है। इस तरीके से अब आती है विधिक उत्तरदायित्व के बारे में कि केंद्र सरकार के मंत्रियों की तरह राज्यों को भी कुछ विधिक उत्तराधिकार से मुक्त रखा गया, जैसे कि मंत्रियों को राज्यपाल के पास भेजे गए अधिनियमों और आदेशों को हस्ताक्षर करने की बाध्यता नहीं होती है और न्यायालय भी इस बात पर विचार नहीं कर सकता है कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है या नहीं, तो या दी तो क्या दी, तो इसमें कोई बाध्यता
नहीं है तो ये अलग से शक्तियाँ दी गई हैं, जो कि अनुच्छेद 163 के क्लॉज 3 के अंतर्गत आती है। मंत्रिपरिषद के आकार के बारे में बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 163 के क्लॉज 1 की सब क्लॉज का में कहा गया है कि 91वें संशोधन अधिनियम 2003 में जो उपबंध किया गया था कि मंत्रिपरिषद के में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम भी नहीं होगी। तो इसके संदर्भ में आपका जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत कहा गया था। तो इसमें 12% के संदर्भ में ये बात कही गई है। अब आता है दल विरोध से संबंधित प्रावधान के बारे में भी साथ ही में बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 164 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज खा के अंतर्गत आता है, जो कि आपके 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया कि राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची यानी कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के पैरा 1 के अधीन उस सदन के सदस्य होने को अयोग्य ठहराया गया है, जो अपनी पदावधि की समाप्ति या पुनर्निर्वाचित होने तक मंत्री प्राप्त करने के लिए अयोग्य होता है। दल की स्थिति में अब कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा किसी अन्य दल में किया गया विलय ही कानूनी तौर पर मान्य होता है, और यदि कम सदस्य दल छोड़ने को फैसला लेते हैं तो वे सदन के सदस्य नहीं रहते, बल्कि उन्हें जनता से पुनः निर्वाचित होना पड़ता है। अब आता है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इनका प्रावधान दिया गया। राज्य में महाधिवक्ता के संदर्भ में बात की जाए तो अनुच्छेद 165 के क्लॉज 1 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, वही पारिश्रमिक प्राप्त करता है और राज्यपाल उसके लिए निर्धारित करे इसके संदर्भ में होता है। अनुच्छेद 165 के क्लॉज 2 के तहत कहा गया है कि महाधिवक्ता राज्य सरकार की विधि से संबंधित विधियों पर सलाह देगा और सौंपे गए विधि के व्यक्ति प्रगति के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 177 के अंतर्गत कहा गया है कि महाधिवक्ता को विधानमंडल के किसी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या विधानमंडल की किसी समिति या जिसकी अब सदस्य है उसकी कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होता है और उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। अनुच्छेद 194 के क्लॉज 4 के अंतर्गत कहा गया है कि विधानमंडल सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान प्राप्त सभी विशेष अधिकार और नियुक्तियां भी महाधिवक्ता की प्राप्त होती हैं, और साधारण नियम यह होता है कि राज्य सरकार के विरुद्ध लाए गए मामलों में महाधिवक्ता सरकार की तरफ से न्यायालय में उपस्थित होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि राज्य सरकार जो होती है वह जिस मामले में उसकी सलाह और उसमें वह सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकती, और राज्यपाल राज्य सरकार की अनुमति के बिना वह किसी भी आपराधिक मामलों में अभियुक्तों की प्रतिरक्षा नहीं कर सकता और ना ही वह किसी कंपनी के निर्देशक के पद पर अपनी नियुक्ति को स्वीकार कर सकता है, तो इसके संदर्भ में आता है। अब यहाँ पर आपके जो एक सेशन था वह फिनिश होता है, जिसमें राज्यपाल, मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और साथ ही साथ महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा, जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, जो इनके कार्यपालिका के जितने भी इनसे रिलेटेड होते हैं वो सब आते हैं। अब आती है हमारी दूसरी राज्य की विधायिका के बारे में। राज्य की विधायिका के बारे में आता है, राज्य में आपके दो तरीके से एक होता है विधानसभा, एक होता है विधानमंडल। तो दो तरीके के होते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव तो इस तरीके से विधानसभा और विधानमंडल में विभक्त होती है, जिसमें प्रत्येक राज्य में विधानसभा तो होती है लेकिन विधानमंडल प्रत्येक राज्य में नहीं होती है। चलिए तो इन सभी के बारे में विस्तृत में परिचर्चा करते हैं कि संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल से संबंधित प्रावधान है, जो अनुच्छेद 168 से 212 के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय विधानसभा की तुलना में कहा जाए तो विधानसभा की भूमिका प्राय लोकसभा के समान ही है, लेकिन विधान परिषद की जो भूमिका होती है, जिसे विधानमंडल भी कहा जाता है, उसकी जो भूमिका है वह राज्यसभा के समान होती है। चलिए तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो अनुच्छेद 168 की में घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, तो 168 के अंतर्गत कहा गया। अब आता है सबसे पहले विधान परिषद के बारे में कि अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्साधन की प्रक्रिया क्या होगी, उनके बारे में बताया गया। इसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद का सृजन या उत्साधन कर सकती है और उस राज्य की विधानसभा में इस आशय का संकल्प पारित किया गया। ऐसा संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य होता है। और अनुच्छेद 169 के क्लॉज 3 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्पादन के लिए विधि बनाई जाती है तो अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा, तो ये अनुच्छेद 169 के क्लॉज 3 के अंतर्गत कहा गया।
वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है, जबकि शेष जो 22 राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वाले राज्यों में आते हैं आपके बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो 6 राज्य हैं यहाँ पर आपकी विधान परिषद है, लेकिन जो 22 राज्य हैं वहाँ पर विधान परिषद कोई भी विधान परिषद नहीं है। तो कौन कौन से राज्य आते हैं? बिहार आता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके अंतर्गत आते हैं। अब आता है अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या किसी की स्थिति में 40 से कम नहीं होगी और उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वह 1/3 से अधिक नहीं होती है। विधान परिषद जो होता है वह एक तरीके से स्थायी सदन होता है और इसकी अवधि 6 वर्ष की होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। जिस तरीके से केंद्र में राज्यसभा होती है उसी तरीके से आपके राज्यों में विधान परिषद होती है। यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण के बीच में ही किसी एक नए सदस्य को निर्वाचित या मनोनीत कर लिया जाता है तो उसकी सदस्यता बची हुई है तो उस अवधि के लिए होती है, ना कि 6 वर्षों के लिए। तो मतलब कि जिसको बीच में ही नियुक्त किया गया है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी अवधि तक उस पद पर बना रहे। जितनी अवधि रह गई है उसी अवधि तक वह पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट आता है विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले तो आता है आरक्षण के संबंध में कि अनुच्छेद 332 और 333 के तहत विधानसभाओं के आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 332 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और राज्य की जनसंख्या के अनुपात में उनके आरक्षण दिए जाएंगे। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के पास विशेष शक्ति है जो राज्य की विधानसभा आंग्ल भारतीय समुदाय की पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकती है, तो इसके अंतर्गत आता है। हालांकि अनुच्छेद 104 व संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व इसमें समाप्त कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो व्यवस्था थी उसको जो आपका 104 व संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ उसके अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया। इसके प्रभाव को 25 जनवरी 2020 के बाद लागू हो गया था और यह आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनयन इसके अंतर्गत नहीं किया जा सकता है। अब आता है विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में कि अनुच्छेद 170 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या यथासंभव समान होनी चाहिए। अनुच्छेद 170 के क्लॉज 3 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं की कुल स्थानों का पुनः निर्धारण करने और विभिन्न राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों की पुनः विभाजित करने के लिए संसद द्वारा प्राधिकरण परिसीमन आयोग का गठन करेगी और परिसीमन आयोग का प्रभाव कार्यरत विधानसभा पर नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनावों पर लागू होगा। अध्यक्ष एवं सभापति की शक्ति एवं कार्य के बारे में बात की जाए तो उनका प्राथमिक कार्य सदन की बैठकों के लिए दिन या समय निर्धारित करना, उनका संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित करना और नियंत्रित करना होता है। इसके अलावा संचालन संबंधी संशय या मतभेद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम होता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वह निर्णायक मत देते हैं और सदन में किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता के प्रश्न पर फैसला लिया जाता है। वे चाहे तो सदन की किसी बैठक को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हैं, तो इनके संदर्भ में होता है। और गणापूर्ति नहीं होने पर इस स्थिति में अध्यक्ष एवं सभापति का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गणापूर्ति न हो जाए और कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्णय निश्चित करने के लिए शक्ति विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है और उसका निर्णय जो होता है वह अंतिम होता है। अब आता है विधि निर्माण प्रक्रिया के बारे में। विधि निर्माण प्रक्रिया में आता है सबसे पहले साधारण विधेयकों की प्रक्रिया के बारे में कि यह प्रक्रिया पूर्णतः वही होती है जो संसद में अपनाई जाती है। संक्षेप रूप में कहा जाए तो सबसे पहले तो संसद में प्रथम वाचन होता है यानी कि फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर द्वितीय वाचन होता है, फिर तृतीय वाचन होता है, फिर विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है जिसमें उन्हीं राज्यों में आता है जहाँ विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। विधानसभा विधेयक को पारित करके सहमति प्राप्त करने के लिए उसे विधान परिषद को प्रेषित करती है और विधान परिषद के पास निम्न विकल्प होते हैं जैसे कि वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके विधानसभा को वापस भेज सकती है और वह विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ विधानसभा को वापस भेज सकती है और वह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और वह यह भी कर सकती है कि 3 महीनों से अधिक अवधि तक विधेयक को पड़ा रहने दे और उस पर कोई कार्यवाही ना करे, तो इनके संदर्भ में ये प्रावधान आते हैं। और यदि विधान परिषद निम्नलिखित 3 में से कोई एक स्थिति उत्पन्न करती है तो गतिरोध पैदा हो जाता है और यदि वह विधेयक को अस्वीकार कर देती है और यदि वह 3 महीने से अधिक की अवधि तक
विधेयक को अपने पास पड़ा रहने देती है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं करती, और यदि वह विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर देती है जहां पर विधानसभा सहमत नहीं है तो इसके अंतर्गत आता है। तो इस स्थिति में किसी भी विधानसभा उस विधेयक को संशोधनों या संशोधनों के बिना पुनः पारित कर सकती है और उसे पुनः विधान परिषद में भेज सकती है, और इस बार विधान परिषद के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, जैसे कि वह विधेयक को स्वीकार कर ले अर्थात पारित कर दे, वह विधेयक को पुनः अस्वीकार कर दे, वह विधेयक के ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर दे जहां पर विधानसभा सहमत नहीं है, और वह 1 महीने से अधिक की अवधि तक विधेयक पर कोई कार्यवाही ना करती है। विधान परिषद के पास सिर्फ यह शक्ति होती है कि वह विधेयक में पहली बार में 3 महीने तथा दूसरी बार में 1 महीने तक रोक सकती है, किंतु उसे कानून बनाने की पूरी तरह नहीं रोक सकती, और इस दृष्टि से वह राज्यसभा की तुलना में काफ़ी कमजोर सिद्ध होती है। और संसद में ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था है, किंतु राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में ऐसा कोई उपबंध नहीं दिया गया। और यदि विधेयक की शुरुआत विधान परिषद से होती है तो विधानसभा की सहमति के बिना विधेयक को पारित होने की कोई संभावना नहीं होती, और यदि विधानसभा अनिश्चित काल तक उस पर विचार न करे तो विधान परिषद उससे विचार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, और यदि विधानसभा उसे खारिज कर देती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। अब आता है राज्यपाल की स्वीकृति के संदर्भ में कि इसके तहत अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अपनी स्वीकृति का प्रयोग करता है। जैसा कि अभी पहले देखा हुआ है कि यदि राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दिया है तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित विधेयक मतलब कि विकल्प होते हैं, जैसे कि पहला, विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, ऐसा होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। फिर आता है कि वह विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा करता है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई, इसलिए यदि वह चाहे तो विधेयक को बिना विचार के किए अपने पास पड़ा रहने दे सकता है, और वह राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को इस संदेश के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकता है जहाँ पर विधेयक किसी या किन्हीं विशेष उपबंधों के संबंध में पुनर्विचार करे, और ऐसा होने पर संदेश प्राप्त होने की तिथि के 6 महीने के भीतर विधानमंडल उस पर विचार करती है, और अगर वह विधेयक संशोधनों के साथ ही और उसके बिना पारित कर दिया जाता है तो उसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति इस बार भी विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होता है, तो ये राज्यपाल के संदर्भ में आता है। अब आता है धन विधेयक की प्रक्रिया के बारे में। धन विधेयक के मामले में देखा जाए तो विधानसभा को लोकसभा की तरह ही विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। विधानमंडल जो होता है जो कि मूल रूप से विधानसभा से संबंधित होता है, यह विधानमंडल में जो धन विधेयक को पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है, और विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वह विधेयक को इस आशय पर प्रमाण पत्र प्रतिष्ठापित करता है कि वह धन विधेयक है। और अनुच्छेद 200 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्य के विधानमंडल के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके, और उसके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि वह उस पर स्वीकृति दे सकता है, दूसरा स्वीकृति नहीं देता है, और तीसरा आता है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है। तो इसके 3 विकल्प होते हैं। और अनुच्छेद 201 में बताया गया है कि राष्ट्रपति भी ऐसे विधेयक पर या तो अनुमति दे सकेगा या रोक सकेगा, या उसे सदन या सदनों के पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकेगा। इसके अंतर्गत ये प्रमुख प्रावधान आते हैं। अब आता है कि इन विकल्पों के अलावा देखा जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास जेबी वेटो के प्रयोग के भी विकल्प होते हैं, जैसे कि राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति दे सकता है, और वित्तीय विधेयकों की प्रक्रिया के संदर्भ में देखा जाए तो वित्तीय विधेयक पर भी राज्य की साधारण केंद्रीय सदनों की प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। तो इस तरीके से ये राज्य में विधेयकों के संदर्भ में आते हैं। अब आता है कि विभिन्न प्रकार की विधायी निधियों के बारे में, जिसमें पहली आती है राज्य की संचित निधि के अनुच्छेद 266 में अंतर्गत कहा गया है कि राज्यपाल को राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा किया जाता है, और राज्य सरकार सभी खर्चों को सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से होती है। राज्य की लोक लेखा समिति जो होती है वह अनुच्छेद 266 में इसकी चर्चा की गई है, और संचित निधि के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां भी राज्य के लोक लेखा में जमा की जाती हैं। और राज्य की आकस्मिकता निधि जो कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए राज्य के विधानमंडल में सरकार को प्राधिकृत न किया जाए तब तक राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम तौर पर दे सकता है, और यह निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है, तो इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती, और राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। तो इसके अंतर्गत ये प्रमुख निधियाँ आती हैं। तो कौन कौन सी निधि आती है? आपकी आकस्मिकता निधि, संचित निधि और लोक लेखा निधि इसके अंतर्गत आती है, जो कि आपकी संचित निधि जो आती है वह अनुच्छेद 266 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें सारा राजस्व ऋण अदायगी में प्राप्त होने वाले धन जमा कराया जाता है। उसके संदर्भ में राज्य की लोक लेखा समिति के अंतर्गत इसमें सार्वजनिक राशियां आती हैं, और राज्य की आकस्मिकता निधि में राज्यपाल में आकस्मिकता निधि के तौर पर देखा जाए तो इसमें
विधानमंडल में सरकार को कोई प्राधिकृत नहीं होता है जिसमें आकस्मिकता निधि से धनराशि सरकार को अग्रिम तौर पर दी जाती है, इसके अंतर्गत आता है। तो ये प्रमुख निधियाँ इससे संबंधित होती है। यहाँ पर आपका विधानमंडल से रिलेटेड जो है वह टॉपिक फिनिश होता है, विधायिका के से रिलेटेड। अब आता है नेक्स्ट उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि हाई कोर्ट होगा, जो स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति को देखते हुए संसद को यह प्रतीत हुआ था कि प्रत्येक राज्य के लिए पृथक उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जाए और 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 230, 231 और 232 में संशोधन किए गए थे। संशोधित 231 के अंतर्गत मूल पाठ में था इस प्रकार से था कि इस अध्याय में पूर्ववर्ती उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा या दो से अधिक राज्यों के अथवा दो से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकेगी। और इस प्रावधान का अर्थ होता है कि संसद दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है, साथ ही चाहे तो वह किसी संघ राज्य क्षेत्रों में उसे जोड़ सकती है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 25 उच्च न्यायालय हैं और कुल मिलाकर ऐसे 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जो दो से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं, जैसे कि गुवाहाटी, बम्बई तथा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ये प्रमुख न्यायालय होते हैं। अब आता है कि जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की जाए तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इनके खुद के स्वतंत्र उच्च न्यायालय से मिला हुआ है। और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय में, पुदुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय में, चंडीगढ़ जो होता है पंजाब और हरियाणा में उच्च न्यायालय में, दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव बम्बई उच्च न्यायालय में और लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में सम्मिलित होते हैं। और ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में देखा जाता है। तो ये उच्च न्यायालय के संदर्भ में बात की। अब जानते हैं इनके उच्च न्यायालय के गठन किस तरीके से होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिसमें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्ति करना आवश्यक समझे, इसके संदर्भ में होता है। और अनुच्छेद 224 में प्रावधान किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। और संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी और इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति की नियुक्ति के संदर्भ में होता है, गठन के संदर्भ में होता है। अब आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, जो कि अनुच्छेद 217 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित के परामर्श से करने के पश्चात न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। पहला तो आता है कि भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, तीसरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से होता है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि व्यवहारिक स्तर पर बदल दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय को 1993 के मुख्य न्यायाधीशों के दूसरे मामले में नियुक्तियों की कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी जाती है। इसके बाद 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ में विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति के तथा स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए हैं। और इन सिद्धांतों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मूर्ति और 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों के मंडल करता है। और यह समूह उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान दिया जाता है। और इसके अलावा यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों या सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उच्च न्यायालय के कार्य कर चुके हैं से भी सलाह ले सकता है। अब आता है न्यायाधीशों की अर्हताओं के बारे में कि अनुच्छेद 272 के क्लॉज 2 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हत होगा जब वह भारत का नागरिक हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो और अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी भी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रह चुका हो। न्यायाधीशों की पदावधि के बारे में बात की जाए तो संविधान में अनुच्छेद 200 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया। अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है कि कोई न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक कि 62 वर्ष का नहीं हो जाता है। और यदि कोई न्यायाधीश साबित कदाचार या असमर्थता का दोषी पाया जाता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। और इसकी प्रक्रिया ठीक वही होगी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की महाभियोग के संदर्भ में होती है। शपथ एवं प्रतिज्ञान के बारे में बात की जाए तो मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कुछ अलग था। उनमें यह शपथ शामिल नहीं थी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, लेकिन
राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों के आधार पर 1963 में 16वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा संसद शपथ में भारत की एकता और अखंडता के वाक्यांश को जोड़ा गया। और 16वें संविधान संशोधन में के लागू होने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही शपथ लेते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश निर्धारित करते हैं। अब आता है उच्च न्यायालय की अधिकारताएं एवं शक्तियों के बारे में कि उच्च न्यायालय की अधिकारताएं प्रायः वही होती हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय की होती हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि ये उच्च न्यायालय अपनी अधिकारताओं को प्रयोग राज्य के भीतर करते हैं, मतलब कि कुछ मामलों में राज्य के बाहर भी करते हैं, और जो राष्ट्रपति होते हैं वह जो सर्वोच्च न्यायालय होती है वह केंद्र के स्तर पर करते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारता जो होती है वह पूरे देश में होती है, और इसमें उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके पास देश के संघीय ढांचे से जुड़े मामलों का अधिकारिता नहीं होती है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल या विशिष्ट अधिकारता होती है। उच्च न्यायालय की विभिन्न अधिकारताओं और शक्तियों के विस्तृत वर्णन की बात की जाए तो इसमें आती है पहली मूल अधिकारता। इसका अर्थ होता है उन मामलों से जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं और निम्नलिखित मामलों में उच्च न्यायालय इस शक्ति का प्रयोग करता है, जैसे कि नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े मामले। यदि किसी अधीनस्थ में कोई ऐसी विषय उपस्थित है जिनमें विधि का सारवन प्रश्न यानी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ निहित है और उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। 4 उच्च न्यायालय में जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली के पास उच्च राशि के सिविल मामले के संबंध में मूल अधिकारता आती है, और यदि राजस्व से जुड़े किसी मामले में उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारता दी गई होती है। संसद राज्यों तथा राज्य विधानमंडलों सदस्यों तथा राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले और 1973 के से पहले कलकत्ता और मद्रास एवं उच्च न्यायालय के पास आपराधिक मामले की आरंभिक अधिकारताएं थी, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और आपराधिक मामले की शुरुआत अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अब आती है रिट अधिकारता, जो कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य में किसी भी प्राधिकरण को ऐसी रिटें, आदेश या निर्देश जारी करता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक होता है। अपीलीय अधिकारता के बारे में बात की जाए तो यह उच्च न्यायालय को मूलतः अपीलीय न्यायालय ही है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है। इसकी अपीलें सहकारिता अधिकारता में सिविल और आपराधिक पक्ष में निम्नलिखित हैं, जैसे कि सिविल मामलों में उच्च न्यायालय की निम्नलिखित अपीलें सुनता है कि यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसकी विषय वस्तु का मूल्य संबंध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से अधिक होता है और पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। और कई मामलों में उच्च न्यायालय दूसरी अपील भी सुनता है, और ये भी बात होती है जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका के स्तर से न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर अपील की जा चुकी हो। अब आता है अनुच्छेद 323 का क्लॉज का और 323 का क्लॉज का खा के अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध उस राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ में के समक्ष अपील की जाती है, और उच्च न्यायालय में अपील किए बिना अपीलार्थी सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। और आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारता आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से निर्धारित होती है, और एक तरीके से देखा जाए तो यह निम्नलिखित मामले में उच्च न्यायालय अपील करता है। पहला तो ये कि वह सत्र न्यायालय या अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय में व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के दंड का आदेश हुआ है या उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय ने अपील की जा सकती है। यदि वह सत्र न्यायालय या अतिरिक्त न्यायालय में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा करता है तो वह व्यक्ति चाहे तो अपील करे या नहीं, उसमें उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना वह दंड नहीं दिया जा सकता है। और सहायक सत्र न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट, अन्य मजिस्ट्रेट के निर्णयों से जुड़े भी मामले होते हैं जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की अपील हेतु भी निर्दिष्ट होते हैं। अब आता है अधीक्षण संबंधी अधिकारता, जो कि अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अधीक्षण की अधिकारता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल है, और यह अधिकारता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे वह उच्च न्यायालय में निर्णयों की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो या नहीं। इसका एक ही अपवाद होता है कि यदि सशक्त बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण उस राज्य क्षेत्र में आता है तो उच्च न्यायालय पर अधीक्षण की शक्ति नहीं रखता है। और संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधीक्षण की शक्ति दी गई है और प्रशासनिक अधीक्षण की नहीं, और इस दृष्टि से अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की विशेषता को रेखांकित करता है। अब आता है अभिलेख न्यायालय की शक्तियों के बारे में। जिस तरीके से अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से अनुच्छेद 215 में भी उच्च न्यायालय को भी एक अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया। इसका अर्थ होता है कि उसके सभी निर्णयों, कार्रवाइयों आदि का जो शाश्वत स्मृति में सहेजा जाता है और जाकि भविष्य में उसका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह पेश किया जा सके। अब आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति के बारे में कि अनुच्छेद 235 में उच्च न्यायालय को
अपने राज्य क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय और उनके नीचे न्यायालय शामिल होते हैं, जिनमें नियंत्रण की शक्ति विस्तृत दी गई है। इन शक्तियों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, स्थानांतरण, प्रोन्नति, निलंबन का आदेश देना, उनकी वरिष्ठता कम करने, अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश देने जैसी शक्तियाँ इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में बात की जाए तो यह न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के प्रशासनिक खर्चों को अनुच्छेद 229 के तहत संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से घोषित करता है और अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी। और संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के अलावा भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण में वकालत नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं और न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने के लिए अधिकार भी मुख्य न्यायमूर्ति को दिया जाता है। तो इनके संदर्भ में आते हैं। अब आता है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में। सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात की जाए तो इसके अंतर्गत आता है कि उच्च न्यायालय के नीचे सोपानयापन की स्थिति होती है, जो कि सभी न्यायालयों में निम्नतर उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय की होती है। इसके अंतर्गत आता है कि संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 6 में शीर्षक में अधीनस्थ न्यायालय दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 233 से 237 तक शामिल है। इसके अलावा जो है इस न्यायालयों की अधिकारिताएं और शक्तियाँ जो होती हैं कार्य सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 से तय होती हैं और संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों के द्वारा इन न्यायालयों में कुछ अधिकारिताएं दी गई, जैसे उदाहरण के तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे ये कुछ अधिनियम होते हैं। वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों के सोपान क्रम को देखा जाए तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय की आते हैं, जिसमें जिला न्यायालय के अंतर्गत सिविल या दीवानी पक्ष होते हैं। दूसरा आता है आपराधिक पक्ष होता है। दीवानी पक्ष के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। वरिष्ठ न्यायाधीश के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश आते हैं, फिर उसके अंतर्गत आपके मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज आते हैं और इसमें आपके आपराधिक में आते हैं दंडाधिकारी, फिर प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी, फिर द्वितीय श्रेणी के दंडाधिकारी आते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों पक्ष होते हैं, एक सिविल या दीवानी पक्ष में और ये आपराधिक पक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया होती है। इसी के साथ ही आपका जो भाग 5 है, भाग 6 जो है वह फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट आगे के जो आर्टिकल हैं उनको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।